हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पर। तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सबकी डिमांड पर हमने सेकंड पार्ट ला चुके हैं किसका, वैल्यूएशन ऑफ शेयर का। आप लोगों ने पहले वीडियो पर देखिए, नेट असेट्स मेथड मैंने बताया वहाँ पर, और आप सबके रिक्वेस्ट पर हमने यील्ड वैल्यू मेथड का कैलकुलेशन करना आज सिखाएंगे हम आपको। मतलब जैसे कि मैंने बोला था कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर के हम 6 पार्ट करवाएंगे, तो आपको 6 के 6 पार्ट्स आपको हम यहाँ करवाएंगे। आज पार्ट नंबर 2 है हमारा। जिन बच्चों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे हम कि आप पहला वाला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट और हर एक वर्ड का मतलब आपको समझा के दिए हैं, ताकि आपके क्वेश्चन को समझने की अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो अच्छा हो सके। तो चलिए, बातें हो गई हमारी ये पहले वीडियो को लेकर। अभी हम बात करते हैं आज की इस क्लास को लेकर। तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके सामने है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन में लिखा है, यहां पर हम दोनों मेथड से वैल्यू निकालेंगे, वैल्यूएशन ऑफ शेयर करेंगे, एक नेट एसेट्स मेथड से और एक कौन से मेथड से, यील्ड मेथड से। तो अभी हमें इस क्वेश्चन को पहले समझना है, फिर हम आपको क्या करके देंगे, सॉल्व करके देंगे। तो जैसे कि आपको पहले तो पढ़ते आना चाहिए कि लिखा क्या है, और उसको अंडरस्टैंड करके आगे का काम करेंगे हम। तो जैसे कि मैं इसको पढ़ रहा हूँ ऑन 31 मार्च 2007, मतलब 31 मार्च 2007 की बात है। द बैलेंस शीट ऑफ द शीतल कंपनी लिमिटेड, कोई शीतल कंपनी लिमिटेड है जिसकी क्या दी है हमारे पास, बैलेंस शीट दी है। डिस्क्लोज द फॉलोइंग इन पोजीशन, और उन्होंने अपनी पोजीशन ये ऐसे बताई है। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें आई है, तो लायबिलिटीज में देखते हैं। तो लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल दिया है। तो शेयर कैपिटल में हमारे पास लिखा है ऑथोराइज एंड इशूड 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, और ऐसे कितने शेयर है हमारे पास, 8 लाख की शेयर कैपिटल है। 80,000 शेयर है हमारे पास, एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का, तो कितना हो गया, 8 लाख। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये शेयर कैपिटल है वो कौन सी लायबिलिटी है हमारी, इंटरनल लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी है, इंटरनल। क्वेश्चन को पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, फिर वो जल्दी बनता है। रिजर्व एंड सरप्लस में देखते तो हमारे पास जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व भी हमारे लिए क्या होती है, इंटरनल लायबिलिटी होती है। आप यहाँ पर लिख दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है हमारे पास 40,000 का, तो ये भी हमारी क्या है, इंटरनल लायबिलिटी है, यहाँ पर लिख दी है हमने। और सिक्योर्ड लोन में 5% डिबेंचर है, तो 5% डिबेंचर हमारी क्या होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है, क्योंकि डिबेंचर होल्डर कंपनी के ओनर नहीं होते, शेयर होल्डर नहीं होते, उनको किसी और बंदे को हमें पैसे देना होता है, तो ये हमारे एक्सटर्नल लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास एक नाम दिया है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को हमें पैसे देना है उसे क्या कहा जाता है, क्रेडिटर। जैसे अगर मुझे आपको पैसे देना है तो आप मेरे कौन हो गए, क्रेडिटर हो गए। तो ये मैं किसी और को पैसे दूंगा, इसलिए ये भी क्या है, हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेन किया हो कि क्या होता है इंटरनल और क्या होता है एक्सटर्नल। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कौन कौन सी चीजें हमारे लिए इंटरनल है, कौन कौन सी हमारे लिए एक्सटर्नल है। असेट्स में देख ले तो हमारे पास फिक्स असेट्स है, करंट असेट्स है, और क्या है, गुडविल है। हमने बोले थे सभी के सभी असेट्स लेंगे, लेकिन किस असेट्स को नहीं लेंगे, फिक्टिशियस असेट्स को नहीं लेंगे। और फिक्टिशियस असेट्स में हमने आपको बहुत सारे नाम पढ़ाए थे, जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया, प्रीमियर एक्सपेंसेस आ गया, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आ गए। इन सब चीजों को लिया नहीं जाता है कैलकुलेशन में। तो ये हमारी असेट्स है, ये सब के सब हमारी फिक्टिशियस असेट की कैटेगरी में नहीं आती है ये तीनों, मतलब इन सबको लेना है, ठीक है। यहाँ पे कोई फिक्टिशियस असेट दी नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को पढ़ लिए। तो अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। ऑन 31 मार्च 2007 द फिक्स असेट्स वेर वैल्यूड 7,80,000। जो हमारे फिक्स असेट्स है, जो यहाँ कितने के दिखे हैं आपके पास, 10 लाख के दिए है, वो एक्चुअल में कितने के हैं, 7,80,000 के हैं। कितने के हैं, 7,80,000 के है। और जो गुडविल है, जो हमारी गुडविल है वो कितनी की है, 1.5 लाख की। मतलब ये जो गुडविल आपको यहाँ 80,000 की दिख रही है, उसको अभी कितना लेना है हमें, 1,50,000 रुपए लेना है। और बाद में बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट की। तो ये जो नेट प्रॉफिट वाला हिस्सा होता है, ये वाला जो नेट प्रॉफिट वाला हिस्सा होता है, वो हमारे यील्ड मेथड में काम में आता है। कौन से मेथड में काम आता है, यील्ड मेथड में। अगर ये वाला जो पार्ट किए हमने, इतना ये जो पार्ट था अभी तक का, जो हमने अभी डिस्कस किए थोड़ी देर पहले, ये जो पार्ट था वो किस काम का था आपका, ये नेट एसेट्स के काम का था। और ये जो बाद वाला पार्ट होता है, यहाँ से ये जो आगे आएगा, यहाँ तक का ये पार्ट, वो किसके लिए इंफॉर्मेशन होती है, यील्ड मेथड के लिए। क्योंकि जो पेपर में आपका क्वेश्चन आता है उसमें नेट एसेट्स और यील्ड मेथड दोनों पूछता है, ना कि एक ही मेथड पूछता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हिस्सा कहाँ इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो हिस्सा है वो आपका किस काम में आता है,
नेट एसेट्स के कैलकुलेशन के, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के काम में आता है। और यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है वो किस काम में आता है, यील्ड मेथड के। तो इसमें यील्ड मेथड में क्या बोला है तो देखेंगे हम, तो यील्ड वैल्यू मेथड में बोला है इसने कि जो नेट प्रॉफिट है लास्ट 3 ईयर्स का, वो कितना, मतलब लास्ट के 3 सालों का 2004-05 का इतना नेट प्रॉफिट है 1,25,200, 2005-06 का प्रॉफिट है 1,26,000 और 6-7 का जो प्रॉफिट है 2006-07 का वो है 1,25,300, ऐसा इन्होंने बोला है। और बोलते हैं आउट ऑफ दिस प्रॉफिट 25% वाज प्लेस फॉर रिजर्व, और जो भी प्रॉफिट है उसका कितना परसेंट बोलता है 25% ये रिजर्व के तौर पर रखेंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। आफ्टर द प्रोविजन ऑफ दिस रिजर्व फेयर इन्वेस्टमेंट रिटर्न एक्सपेक्टेड सिमिलर कंपनी स्टैंड फॉर 10%, और जो सिमिलर कंपनी में हमें रेट मतलब रिटर्न मिलता है वो कितना मिलता है, बोलता है हमें 10% का मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो कमाई है रिजर्व वगैरह माइनस करने के बाद, इसको एडजस्ट करने के बाद जो रेट बनता है हमारी कमाई का वो कितना बनता है, बोलता है यील्ड का, यील्ड मतलब अर्निंग का कितना बनता है, बोलता है 10%। तो ये से यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी यील्ड वाली इन्फॉर्मेशन है बेटा, और ये जो ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन थी वो आपकी काय की थी, तो ये ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन काय की थी, आपकी नेट असेट्स की थी, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने की थी। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है, जो मैंने आपको क्या कर दिया हूँ, समझा दिया हूँ। अभी चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। तो ये क्वेश्चन हमने आपको यहाँ लगा दिए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कैलकुलेशन में जाएंगे और इस कैलकुलेशन को समझेंगे कि इसको बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर आ जाते हैं पॉइंट नंबर 1, हम क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू किसका वैल्यूएशन करना है हमें, इंट्रिंसिक वैल्यू का, मतलब किस मेथड से, नेट एसेट्स मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, इसमें पहला नंबर का जो कैलकुलेशन करते हैं वो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं हमारी नेट एसेट्स। क्या निकालते हैं, नेट एसेट्स। तो क्या लिखेंगे, वैल्यूएशन ऑफ, या आप कैलकुलेशन भी लिख सकते हो, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। आप नेट एसेट्स निकालेंगे पहले, तो मैं निकाल देता हूं नेट एसेट्स। क्या होता है फॉर्मूला आप ही मुझे बताएंगे। तो हम क्या लेते हैं, ऑल एसेट्स लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑल एसेट्स लेते हैं, और काय पे लेते हैं, एट मार्केट वैल्यू पर। कौन से वैल्यू पर लेते हैं, मार्केट वैल्यू पर, नई वैल्यू पर। और किसको नहीं लेते, तो फिक्टिस एसेट्स को नहीं लेते। तो एसेट्स हमारे पास कितनी है, ये तीनों की तीनों है। तो देखते हैं फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स की पुरानी वैल्यू नहीं लेना है, 10 लाख नहीं लेना है, क्योंकि फिक्स एसेट्स की नई वैल्यू क्या दी है, 7,80,000 दी है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था उधर। उसके बाद करंट एसेट्स की कोई वैल्यू नहीं दी है, पहले पुरानी वाली ही है, तो इसको बुक वैल्यू पे ही लिखेंगे, करंट एसेट्स लिख दो। कितना है करंट एसेट्स, तो ये आपके करंट एसेट्स है कितने की, 4 लाख की, ये लिख दिए। फिर है गुडविल। तो गुडविल कितना है आपके पास, 80,000 दिया है, लेकिन 80,000 लेंगे नहीं। रीजन क्या है ना लेने का, तो गुडविल की नई वैल्यू दी है कितने की, 1,50,000 की। तो ये हमने लिख दे 1,50,000। तो इनका क्या कर लेते हैं अपन, प्लस कर लेते हैं, और इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो हमारे पास हमारी असेट्स पता चल जाएंगी। तो आपके पास एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो आप आराम से किसका यूज कर सकते हो, कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। अभी मैं मैन्युअली कर रहा हूं तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। कितना आ गया, 13,30,000 क्या आ गई मेरी, ये कौन सी असेट्स आ गई मेरी, ये तो ये मेरी असेट्स आ गई, कौन सी वाली, नेट, मतलब ओनली असेट्स आई है, ठीक है। इस नेट असेट्स में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटीज को क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो मेरे पास एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, कौन कौन सी है, तो 5% के डिबेंचर और ये क्रेडिटर्स। तो लिख देते हैं, एक है हमारे डिबेंचर्स और दूसरा क्या है हमारे 5% डिबेंचर्स, और एक है सन्ड्री क्रेडिटर। तो कितने हैं ये क्रेडिटर्स, कितने हैं हमारे पास, सन्ड्री क्रेडिटर्स देखते हैं। तो डेट आपके हमारे लिए डिबेंचर है 4 लाख के और क्रेडिटर है 60,000 के। तो टोटल मिला के कितना आ गया, 4,60,000। कितना आ गया, 4,60,000। तो हम इसमें से क्या कर देंगे, इसको माइनस। तो ये 3 0 तो आपको दिख ही रहे हैं, 0 में से 0 गया तो 0 ही बचेगा। इस 3 में से मतलब 13 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। इसमें से 1 माइनस कर दो, इसको 12 बना दो आप। 12 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। कितना आ गया आपका आंसर, 8,70,000। इसको क्या नाम दिया जाता है, तो ये है हमारा
क्या है ये हमारा अमाउंट, क्या नाम देते हैं इसको, अमाउंट अवेलेबल, क्या नाम देते हैं, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, क्या नाम देते हैं इस अमाउंट को, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब एक और बात आती है, या जैसे मैं वैल्यूएशन ऑफ नेट एसेट्स किया हो, आप इसके जगह क्या लिख सकते हो, वैल्यूएशन ऑफ या कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये वाला लाइन आप ऊपर में लिख सकते हो, वहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो ये आ गई आपका। तो फिर इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या था हमारा, इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या था आपका, कि इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला हमने पढ़े थे अमाउंट अवेलेबल, क्या पढ़े थे, अमाउंट अवेलेबल, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, फॉर इक्विटी शेयर होल्डर लिखते हैं, और फिर क्या करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, और अपॉन में करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, क्या करते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये इक्विटी शेयर कितने हैं, नंबर ऑफ देखते हैं। तो अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना आया है, 8,70,000, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमने पढ़े थे, तो ये देखिए आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हमारे 80,000, तो इसको 80 से क्या कर देते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं। तो आपके एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। तो मैं भी यहाँ पर कैलकुलेटर का क्या कर लेता हूँ, यूज कर लेता हूँ, और ये वाला कैलकुलेशन बना लेते हैं अपन। क्या था, 8,70,000 अपॉन में क्या करना है हमको, 80,000, तो हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएंगे, कितना आया है 10.875, मतलब 10.875, ये हमारी कौन सी वैल्यू हो गई, इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। मतलब किस मेथड से सॉल्व किए क्वेश्चन ने हमने अभी, नेट एसेट मेथड से सॉल्व किए, ये पहला स्टेप हुआ, ठीक है। इसी के साथ साथ हमें एक और मेथड लगानी है, कौन सी मेथड लगानी है अभी, यील्ड मेथड। यील्ड में तो इतना यूज किया हमने अभी तक इंफॉर्मेशन का, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इतनी इंफॉर्मेशन जो होती है वो किस काम में आती है, आपके नेट एसेट्स के काम में आती है। अब यहां से जो इंफॉर्मेशन बची थी यहां तक, वो कहां काय के काम में आएंगे, आपके यील्ड मेथड में। मतलब जब एक शेयर की यील्ड वैल्यू निकाली जाती है तब ये वहां पर क्या आती है, काम में आती है। तो जैसे देखिए अभी मैंने आपको जो थोड़ा सा कैलकुलेशन बताया था उसको एक बार लिखने का तरीका भी देख लीजिए कि कैसा लिखना चाहिए। तो जैसे कंपनी का नाम लिखे हमने, और वैल्यूएशन ऑफ शेयर बाय नेट एसेट मेथड लिख दिए, और इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, पहला अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और फिर हमने क्या लिया है, हमारे पूरे असेट्स लिए थे हमने, ये पूरी असेट्स ले लिए, इनकी टोटल किए 13,80,000, और फिर हमारे एक्सटर्नल लायबिलिटीज को क्या कर दिया हमने माइनस, तो कितना आ गया 8,70,000। और फिर इंट्रिंसिक वैल्यू, क्या इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर और अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स, तो कितना आ गया हमारे पास, ये हमारा 8,70,000 को 80,000 से डिवाइड करने पर कितना आ गया, 10.87 आ गया, जो मैंने आपको यहाँ सॉल्व करके दिया हो। तो आप आराम से क्या कर सकते हो, इस तरीके से इसको बना सकते हो। तो एक चीज हमारी हो गई, कौन सी वैल्यू निकाल ली है हमने, इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल ली है। कौन सी वैल्यू निकाल ली है हमने, इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल चुके। अब हमें क्या निकालना है, यील्ड वैल्यू निकालना सीखना है। क्या निकालना सीखना है, हमें यील्ड वैल्यू निकालना सीखना है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अभी मैं इसको हटा देता हूं, और अभी हम आपको क्या करवाते हैं, यील्ड वैल्यू निकालना सिखाते हैं। तो यील्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखेंगे अभी हम यहीं पर। अब यील्ड वैल्यू निकालने के लिए कुछ और फॉर्मूला का यूज किया जाता है, मतलब ये फॉर्मूले यूज वहां पर नहीं होते हैं। तो कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं यहाँ पर, तो वो जो फॉर्मूले यूज होंगे अभी हम आपकी उसको पूरी लिस्ट देंगे आपको अभी, और आप उनका क्या करोगे, यूज करोगे। तो चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन आपको वापस से बड़ा करके दिखा देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। जो हमने कैलकुलेशन किए थे उसको हमने इरेज कर दिए है। तो ये आपका क्वेश्चन वापस से बड़ा कर दिए हमने थोड़ा सा। अभी हमें किससे कैलकुलेशन करना है, तो हमें अभी यील्ड वैल्यू मेथड से कैलकुलेशन करना है। तो यील्ड वैल्यू जब भी हम क्या करते हैं, तो अब ये पॉइंट नंबर सेकेंड है, मतलब स्टेप कौन सी है हमारी, सेकेंड वाली है। तो यहाँ लिखते हैं बी, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। क्या कर रहे हैं, वैल्यूएशन कर रहे हैं कि शेयर्स का, बट कौन से वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, बाय यील्ड मेथड। कौन से मेथड से, यील्ड मेथड से। तो अगर ऐसा रहा तो सबसे पहले आपको कुछ स्टेप करनी पड़ेंगी। पहला काम करना पड़ेगा आपको कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। किसका कैलकुलेशन करो आप सबसे पहले, एवरेज प्रॉफिट का। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनता है,
एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आप सबने पढ़े होंगे कि टोटल प्रॉफिट क्या लेते हैं, टोटल प्रॉफिट, और अपॉन में क्या करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स, क्या करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स। तो मुझे बताओ टोटल प्रॉफिट कितना है आपका, तो जो भी ये टोटल प्रॉफिट है वो लिख लो आप, कितना है ये टोटल प्रॉफिट, 1,25,200 पहला प्रॉफिट। दूसरा प्रॉफिट कितना है आपका, 1,26,000। तीसरा प्रॉफिट क्या है आपका, 1,25,300। ये टोटल प्रॉफिट आ गए। फिर नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, तो 1 साल, 2 साल और ये 3 साल। तो इसको डिवाइड कितने से कर दो, 3 से, नंबर ऑफ ईयर से। एक्चुअली यहाँ नंबर ऑफ क्या लिखते हैं, शेयर्स नहीं, ईयर्स, ईयर से डिवाइड कर दो। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो 2 0 तो दिख ही रहे होंगे आपको। फिर 3 और ये आपके कितने हो गए, 2, एक्चुअली 3, ये 2 और ये 3 आपके कितने हो गए, 5 हो गए। 5 और 6 11, 11 और 5 कितने हो गए आपके, 16 के 6 कैरी हो गया 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, ठीक है। और 9 कैरी 1 2 3, जैसे कि वैसे। तो कितना आ गया, 3,76,500। देखिए ये कैलकुलेशन के लिए आप सबको कैलकुलेटर अलाउ है, तो आप किसका यूज कर सकते हो, डायरेक्टली कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। वेरिफिकेशन के पर्पज से मैं कर भी लेता हूं एक बार कैलकुलेटर आपके सामने ही यूज, ताकि पता चले कि हमने कोई वैल्यू गलत नहीं की। कैलकुलेशन अगर आपका गलत हो गया तो आप कितना भी सिस्टमैटिक वे में चले जाओ, आपका आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि कैलकुलेशन हमारे लिए मेन होता है। तो ये हमने प्लस कर रहे हैं और इसको हम अभी क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे कितने से, 3 से। तो ये डिवाइड कर लिया हमने 3 से, तो कितना आ गया, इसको अभी ये तो 1,76,500 आया था, डिवाइड करना है 3 से, तो कितना आ गया ये हमारे लिए। तो एक्चुअली वापस से हमें देखना पड़ेगा, हमारे पास डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो हमारा यहाँ पर भी दिखाया है हमने आपको, कितना आएगा, 1,25,500, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। ये आपका क्या हुआ, एवरेज प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ आपका, एवरेज प्रॉफिट। ये आंसर पूरा नहीं हुआ अभी भी, अभी हमने बस किसका कैलकुलेशन किया है, एवरेज प्रॉफिट का। दूसरा कैलकुलेशन आप जो करोगे वो करोगे आप कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी। एफएमपी का मतलब होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। एफएमपी का मतलब होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब इस फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो जो एवरेज प्रॉफिट है आपका, जो आपका क्या है, एवरेज प्रॉफिट है, कितने का है एवरेज प्रॉफिट, 1,25,500 का। इसमें से अगर मैं कुछ चीजें माइनस करता हूं, जैसे रिजर्व, क्या माइनस करता हूं, रिजर्व, टैक्स, अभी मैं नाम बता रहा हूं, रिजर्व, टैक्स, या फिर कोई और प्रोविजन मैं इस प्रॉफिट से हटाता हूं, और जो अमाउंट मेरे पास बचता है उसको क्या नाम दिया जाता है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट नाम दिया जाता है। तो फिलहाल अभी हमें यहां पर बस एक ही चीज बोला था कि उसने प्रॉफिट का कितना परसेंट, 25% रिजर्व करना है। तो 1,25,500 का कितना परसेंट, 25% का कितना परसेंट, 25% रिजर्व बनाना है। तो हमें वापस किसकी जरूरत पड़ेगी, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो हम कैलकुलेटर में कर लेते हैं 1,25,500 का कितना परसेंट, 25% कितना आता है हमारा, देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसका 25% निकालना है। एक मिनट इसको क्लियर कर लेते हैं। 1,25,500 का कितना परसेंट, 25, और उसको परसेंटेज दबा देंगे तो शायद, या डिवाइड, 25 से इंटू 100 से डिवाइड, ऐसा कर लो, क्योंकि ये शायद कैलकुलेटर जैसे काम ना है। तो 25 से इंटू 100 से डिवाइड कर दिया, 25% निकाल लिया मैंने यहाँ पर। कितना आया, ये आया आपका 31,375। कितना आया, 31,375, ठीक है। तो इसको मैं आपको अगले साइड पे दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर वैल्यूज जो है ऑलरेडी टाइपिंग के फॉर्म में है, तो आपको यह समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इस इमेज को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसको ऊपर भी कर लेते हैं ताकि आपको ये कैलकुलेशन दिखाई दे। हमने सबसे पहले किसका कैलकुलेशन किए है, हमने तो पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किए थे। तो हमारे पास कितना आया था, 3,76,500 आया था। फिर इसको हमने 3 से डिवाइड किए हमने, तो क्या आया हमारा, एवरेज प्रॉफिट आया। एक्चुअली टोटल प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट मतलब नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके 1,25,000 आया था।
और 25% जो हमने अभी निकाले हैं कितना आया है 31,375। तो कितना आ गया आपका 94,125। कितना आ गया 94,125। वही राशि हमें यहाँ लिखनी पड़ती है 94,125। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या कैलकुलेशन। पहले मैंने क्या निकाला एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस किया रिजर्व, तो क्या आया मेरा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को देखकर आपको एक और कैलकुलेशन करना है। किसका कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी हमें निकालना है। अब ये क्या होती है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी, तो इसका एक फॉर्मूला हमने आपको बताए थे। ठीक है, अगर आपने नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से देख सकते हो कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो हम पहले एफएमपी लेते हैं अपना, इनटू करते हैं 100 से और नॉर्मल रेट जो क्वेश्चन में दिया होता है उसको लेते हैं। चलिए देखते हैं यही से। तो यहाँ पर आप देखो तो हमारा नॉर्मल रेट है जो रिटर्न मिलता है हमें एनआरआर जिसे कहा जाता है वो 10% का है, और हमारा एफएमपी कितना आया है 94,125। तो हमने क्या किए, हमारा 94,125 का क्या है एफएमपी है, नॉर्मल रेट है 10 का, इंटू करते हैं 100 से। तो इसके पूरे सॉल्यूशन से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 9,41,250। तो ये हमारा क्या निकल के आया कैपिटलाइज वैल्यू निकल के आया। अब बात आती है यील्ड वैल्यू पर शेयर निकालने की। तो यील्ड वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए क्या यूज करेंगे हम, तो ये जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आया है उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से क्या करेंगे डिवाइड। तो 9,41,250 तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर भी आपको पता है कितना है 80,000। तो 80,000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 11.76 क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या निकाले यील्ड वैल्यू पर शेयर निकाले। अब क्वेश्चन में एक और बात आती है, फेयर वैल्यू पूछता है। क्या पूछता है फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू कुछ नहीं बल्कि एक एवरेज होता है। किसका एवरेज होता है इंट्रिंसिक और यील्ड वैल्यू का। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू और यील्ड वैल्यू दोनों को प्लस कर दो और डिवाइड कितने से कर दो 2 से। तो जैसे कि हमारे इंट्रिंसिक वैल्यू कितना निकाले हैं हमने, अच्छा इंट्रिंसिक वैल्यू तो हमने हटा ही दिए है ना, 10.87 निकाले थे हमने, और हमारी यील्ड वैल्यू कितनी निकाली है 11.76 निकाले हैं। तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो फेयर वैल्यू कितनी आएंगी 11.32 आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन को क्या कर सकते हो एग्जाम में बना सकते हो। और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए दिखाई देता है 16 मार्क के लिए दिखाई देता है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा पार्ट नंबर क्या था, सेकंड था। पार्ट नंबर थर्ड में हम आपको जो क्वेश्चन करवाएंगे वो ये क्वेश्चन रहेगा जहां पर हम आपको और भी नई नई चीज़ों के साथ और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ समझाएंगे। जैसे मैंने बोला 6 पार्ट बनाएंगे, तो तीसरे पार्ट में हमारा ये वाला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस होगा। अगर फिर भी आप ट्राई करना चाहते हो वीडियो आने के पहले तो आप इसको क्या कर सकते हो ट्राई कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे अकाउंटिंग को थोड़े आसान वे में।